अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक पोस्ट आपकी नज़रों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गुजर रही होगी कि नौजवानों में बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह यूरोप से दूरी है। वीज़ा लगवाना तो सभी चाहते हैं लेकिन वीज़ा लगता नहीं है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वीज़ा लगवाने के लिए क्या कुछ है जो कि किया जा सकता है। जरीर, पहला सवाल मेरा आज का ये है कि इस बात में कितनी हकीकत है कि जब आप किसी भी मुल्क के वीज़े के इंटरव्यू के लिए जब खड़े होते हो तो वीज़ा उन्होंने देना है या नहीं देना आपके इंटरव्यू से पहले काफ़ी हद तक तय पा गया होता है। जवाब तो दे दूँ कि इस बात का, लेकिन जिस तरह आपने जिस वसूख से मुझसे पूछा है और जो मेरा अभी तक इंट्रोडक्शन है, ये दो चीज़ें ब्रिज कैसे हुई हैं ये मैं समझ नहीं पाया कि मैं कैसे वो उसी वसूख से जवाब दूँ कि माहिरे देखिए, शो का नाम है अफलातून सस्ते। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन ना रखते हो? ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि ये टॉपिक भी हमारी दस्तरस में है। बिल्कुल, वैसे एक्चुअली है फॉर सम रीज़न जो मैं नहीं पर्सनल डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, यस। वापस मुद्दे पे आते हुए, हाँ, इंटरव्यू कितना मैटर करता है और क्या कुछ आपके वहाँ पर विंडो पे पहुँचने से पहले डिसाइड होता है? अब इसमें अजम्पशन ये है कि हम कौन से वीज़े की बात करें, क्योंकि पाकिस्तानी वीज़ा जिस तरह मिलता है वो वहाँ पे क्या वो फ़ोन बहुत सारी जगह पे डिसाइड हो सकता है। बट हाँ, जब पाकिस्तानी किसी और जगह का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, लेट्स अज्यूम फर्स्ट वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, वेस्टर्न ममालिक में से, तो हाँ, वो आपके जाने से कोई 90% लोगों का तो उससे पहले ही तयशुदा होता है कि उसको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। शायद इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहाँ पे वो मौके पे तय कर रहे होते हैं कि उन्होंने आपको वीज़ा देना या नहीं देना। उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही कोई न्यूट्रल आपके बारे में सिस्टम ने स्टेटस रेज़ किया है और कि वो वहाँ पे खड़ा जो ऑफिसर है वो फिगर आउट करे कि उसने क्या तय करना है। अच्छा, यानी कि अगर ये बात दुरुस्त है जैसे आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई एल्गोरिदम्स हैं जो इस पर भी चल रहे हैं बड़ी देर से। अच्छा, अगर एल्गोरिदम्स हैं तो फिर मेरा सवाल ये है कि हम जहाँ पे बात कर, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि दुनिया में ज़्यादातर लोग हमारे जैसे ही होते हैं कि वो खुदा ना खास्ता चाइल्ड पॉर्न या कोई दहशतगर्दी या इस किस्म की किसी चीज़ से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। सादा से पॉर्न के साथ होता है बस। हाँ, वो तो मसला ये है कि ऐसे लोग फिर अगेन कमिंग बैक टू अस के साथ हमारा प्रिवेसी का भी मसला चल रहा होता है। अब ऐसे मौक़ों पे ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी ज़िंदगी खुली किताब होनी चाहिए कि वो बस पासपोर्ट नंबर डालें, आपका सारा कुछ ही सामने आ जाए? अगर तो आप किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपको एज ए सिटीज़न डिग्निटी और इंटेग्रिटी का शर्फ हासिल हो, तो बिल्कुल प्राइवेसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। खुली किताब क्या, मैं तो पासवर्ड्स ऑफ़र करने के लिए तैयार होता हूँ वहाँ पे कि आपको कोई शक है, ये ले पासवर्ड, देख लें, पढ़ लें जो आपने पढ़ना है, उसमें से कोई मसला ही नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि हम जैसे लोगों को वीज़ा लगवाने के लिए अपनी जो लोकेशन है मोबाइल फ़ोन की वो हर वक्त ऑन रखनी चाहिए? 100% ऑन रखनी चाहिए। कोई चांस ही ना दें उनको कि उनको कहीं गैप फील हो, कि उन्हें पूछना पड़ जाए, उन्हें सोचना पड़ जाए। नहीं, उन्हें हो कि यार जिस तरह आपने कहा खुली किताब है ये इंसान, देखो कितनी शराफत से उसने हर चीज़ हमारे साथ हमारे कहे बगैर शेयर की हुई। तो हाँ, ऐसा स्टेटस तो लाजमी होना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पे अब कुछ साल हो गए, गूगल की टाइमलाइन माशाल्लाह कभी कभार वो कहता है कि मिसिंग लोकेशन, तो मैं फिल कर देता हूँ उसको कि भाई कुछ मिसिंग नहीं है, मैं इस टाइम फ़लान दुकान पे जाके फ़ोटो कॉपी करा के आया, तो फ़ोटो कॉपीयर का भी मैं उसे पिन दे देता हूँ उसका। वो देखें, थोड़ा सा सीरियस इस चीज़ को अगर लें कि अगेन कॉरपोरेशंस क्या कहती हैं, ये सारी कंपनीज़ हैं जिनकी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके अपनी स्टेटमेंट्स हैं, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं, हम लीगल डिबेट में नहीं जा रहे। बट नेशनल सिक्योरिटी के आगे ना किसी कॉरपोरेशन की ना पहले चली है ना आज तक चलती, और ये इवन हमारे जैसे मुल्क में नहीं चलती। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस रीजन के जो ममालिक हैं इनके साथ वो कंपनीज कॉपरेट करती हैं। तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ऐसा कोई मजाक ही नहीं है ना कि जो पीछे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोसेस ना हो रही हो। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक ऑटोमेटिकली ना सिर्फ प्रोसेस हो रही है, यानी स्टोर नहीं हो रही होती मेरा ख्याल है, अनलेस आप कोई बहुत ही मशहूर मतलब उनकी नज़र में हो कि जिसको वो, तो मोस्टली वो इतना ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर रहे होते। बट उसकी जो मिख है ना, जिसको आप कह लेते हैं, जिसका एक्चुअली वो मेरा ख्याल है वो टेक्निकल टर्म सिग्नल्स का यूज़ करते हैं,
सो आपकी जो डेटा स्ट्रीम है उसमें से सिग्नल्स वो पिक कर करके अपने पास सेव कर रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा सब कुछ उनको पहले से पता है, तो वो हमसे इतना रिगरसली जो फॉर्म्स फिल करवाते हैं, एप्लीकेशंस फिल करवाते हैं, इसकी क्या वजह है? इससे पहले मैं टिप दे दूं आपको। हाँ जी। तो जो फॉर्म फिल करते हैं तो आप कैसे फिल करते हैं जब वो पूछते हैं लास्ट 10 कहाँ गए हैं आप? मैं तो पासपोर्ट निकाल के वो धुंधली स्टैंप्स में से यूं करके देख रहा होता कि मैं 17 अप्रैल नू आया सा कि मैं 19 मई नू गया सा। यहाँ ही पे गूगल टाइमलाइन का दूसरा फायदा, अंदाजे से वहाँ जाए, वो आपको मैप पे दिखा रहा होगा आप कैसे मूव कर रहे थे, और उसमें आप जाके आराम से देखें इस एयरपोर्ट में कब उतरा था, इस एयरपोर्ट से कब निकला था, वो डेट्स लिखते हैं। वीज़ा आपका ऐसे 10 मिनट में फिल हो जाएगा सारा का सारा। यानी लोकेशन ऑन रखनी है। लोकेशन हमेशा ही ऑन रखनी है, अनलेस आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको लोकेशन ऑफ रखनी चाहिए, फिर हमारी तरफ से मतलब ये मेरा वैसे एक ज़िमनी सवाल है इससे हट के वीज़ा से, कि अगर आपने लोकेशन हर वक्त ऑन रखी हुई है तो वो आपने रखी तो एम्बेसीज के लिए है, लेकिन बेगम की दस्तरस से वो दूर रहे या वो भी एक्सेस कर सकती है? नहीं, वो जिस तरह वो लहरें आप में से गुजर रही है ना हर वक्त एक लोकेशन ऑन, जो मैं आपको फिर याद कराऊंगा कि अभी तक आपने अपनी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की, तो वो तो अगर बेगम आपका फ़ोन खोल सकती हैं तो फिर गूगल ने टाइमलाइन पे ना कोई एक्सेप्शनल सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई। वो गूगल की टाइमलाइन आप वो डॉट्स पे क्लिक करें सारी बेगमात के लिए डॉट्स पे क्लिक करें, नीचे जाएं टाइमलाइन का बटन देखें और देखें कहाँ कहाँ गए हैं ये सारे दिन में। वाह, अच्छा, फिर बेशक आपकी मर्जी है, मतलब एम्बेसी के लिए आपके लिए वीज़ा ज़रूरी है। अच्छा, सो मसला ये है कि मेरे साथ एक बड़ा वाक़या पेश आया, आप जानते हैं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं क्योंकि जाहिल हूँ, तो मैं ग्लासगो से डबलिन बग़ैर वीज़े के पहुँच गया, ये समझते हुए कि शायद ये आयरलैंड का वो हिस्सा है जो यूके के अंदर है, और वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि जी हम तो आपको डिपोर्ट करेंगे, आपके पास वीज़ा नहीं है। और मैं वहाँ पे कांपा, रोया, सब कुछ किया, और ये कोई एक्टिंग नहीं थी, जेन्युइनली, क्योंकि मैं डिपोर्ट नहीं होना चाहता था, मेरा आगे की ट्रैवलिंग पूरी ज़िंदगी का मसला बन जाना था। उन्होंने फाइनली मुझे ऑन अराइवल 5 दिन का वीज़ा दे दिया, फॉर विच आई एम रियली ग्रेटफुल टू मतलब आयरलैंड। अब एक तो मेरा ये मानना है कि ये अल्लाह की मेहरबानी थी और उनकी मेहरबानी थी आयरलैंड वालों की, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं मेरा उन्होंने कुछ कंप्यूटर पे रिकॉर्ड भी देखा होगा कि मैं ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, मैं कुछ शायद बहुत ज़्यादा 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। सो इस तरह की चीज़ें इंश्योर करने के लिए फिर वही बात है कि मैं तो चलें अब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर मैं रहा हुआ हूँ किसी दौर में। एक बच्चा नया है, उसको क्या करने की ज़रूरत है? FIR अपने ऊपर ना कटने दे कभी। हाँ, और क्या कर सकता है? सोशल मीडिया अपना क्लीन रखे। नहीं क्लीन क्या रखना, मतलब ये अगेन थोड़ी सी अगर आपने बहुत सारी बातें करती हैं, उसमें से पहली बात तो ये जो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कई लोगों को स्टोरी सुन के लग रहा होगा कि पहुँच जाओ किसी तरह और रो पिट लो। 99.99% मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ बहुत बुरी होगी। रिस्क इसके अगर आप वहाँ से डिपोर्ट होते हैं ना तो आपके लिए बहुत लंबा टेन्योर है कि जहाँ पे आपको किसी भी रीजनेबल मुल्क ने ना दोबारा वीज़ा नहीं देना, तो ऐसी हरकत सोचिएगा भी ना, ठीक है। और अगेन उनको भी जिस तरह यहाँ पे नहीं आप वो पुलिस वालों को कहते हैं कि वो शक्ल देखते साथ ही पता चल जाता है, उनको भी शक्ल देखते साथ ही पता चल जाता है। आप इतने बड़े फनकार नहीं हैं जितना आप समझते हैं कि आप वहाँ चले जाएंगे, आप कोई ख़ास एक्टिंग कर लेंगे और कहेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है। पहली बात तो वही है, आपका डेटा हमेशा उनके सामने खुला होता है जितनी यूजुअली। सो अगर आपको नहीं पता तो आप 5 आइज़ के ऊपर सर्च कर सकते हैं, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, एक्चुअल सिक्योरिटी अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस है 5 बड़े मुल्कों का, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5वां कौन है, एक और है UK शायद। और उसके अलावा ये तो एक ऑफिशियली नोन अलायंस है जो वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हुआ है। इसको छोड़ के और बहुत सारे अलायंसेज हैं। आप प्रैक्टिकली समझें कि जितना वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, जिसमें यूरोप के सारे बड़े मुल्क, ये नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, मिडिल, ये सब शेयर करते हैं इंटेलिजेंस किसी ना किसी लेवल पे। सो अगर एक जगह से आपने कुछ किया होता है ना तो वो दूसरे को भी पता होता है। मैंने ज़ाती तौर पे ये देखा हुआ है। सो दिस इज़ अगेन नॉट समथिंग जो मैं कोई इलीगल या वो किसी भी उस तरह। वो सिंगापुर में एंट्री के टाइम पे वो एक थोड़े बुजुर्ग से इमिग्रेशन ऑफिसर थे, तो ही डिडंट केयर, तो उनकी ना स्क्रीन ज़रा ज़्यादा ही विजिबल थी, मैंने कोई झुक के आगे देख कर ही तो नज़र आ रहा था,
तो मेरी जो कोई पिछली कई इमिग्रेशन की तस्वीरें थी जो आई कुड रिकग्नाइज के सिंगापुर से ताल्लुक़ भी नहीं है, तो उनके सामने खुली हुई थी कि मैं ओवर द ईयर्स मेरी फेस कैसे चेंज हुआ। और मेरे से मुमासलत रखने वाले चंद लोगों की भी थी कि कहीं सिमिलर फेस वाला बंदा कोई गलत पासपोर्ट लेके तो नहीं आ रहा, और साथ मेरा सिक्योरिटी थ्रेट लेवल लिखा आ रहा था विच वाज मीडियम। मेरा ख्याल था कि मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग कर चुका हूँ और सारा कुछ, उम्र भी गुजर गई, सब कुछ हो गया। तो मेरा ख्याल है वो एक लो आप अभी भी नहीं थे। लो तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किस उम्र पे जाके लो होता होगा, ये मुझे चेक अगेन कभी देखने का मौका मिला तो फिर हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे कि ये लो पे कैसे गया। बट सो इन्फॉर्मेशन उनके पास हमेशा आपकी बहुत डिटेल में होती है, बहुत डिटेल में होती है। अच्छा, ये ना मैं पाकिस्तानियों से अक्सर सुनता हूँ इस तरह की चीज़ें कि जी फ़लानी जगह पे हम वर्क परमिट इस तरह से अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप निकल के फ़लानी जगह पे आ जाओ, उनको तो पता ही नहीं लगता, आपके साल चलते रहेंगे क्योंकि वो तो एग्ज़िट की स्टैंप ही नहीं लगाते। तो वो आप कह सकते हो कभी भी कि मैं तो वहीं था क्योंकि पासपोर्ट पे तो स्टैंप ही नहीं है। अब ये 2023 में स्टैंपों वाला दौर रह गया। यार हुकूमत पाकिस्तान तक को पता चल जाता है जब आप गुजरते, चाहे वो स्टैंप लगाए या ना लगाए, आपकी शक्ल मतलब फेस रिकग्निशन ना लिटरली 19 की टेक्नोलॉजी हो गई हुई टेक्नोलॉजी टर्म्स में। आपने उंगलियां सारी उनको फिंगरप्रिंट्स दिए हुए, आप 4 कैमरों से भी गुजर जाए ना, अगर उन्होंने पता करना है तो वो पता कर लेते। कई जगहों पे तो उन्होंने बोर्डिंग पास की टेक्नोलॉजी भी स्विच करने की कोशिश की थी, यूएस में भी की थी कि एक्चुअली बोर्डिंग पास ही नहीं इशू किया था, आप आते थे तो बोर्डिंग पास वो दरवाज़ा खुल जाता था। बट अगेन वहाँ पे चूंकि प्राइवेसी और डिग्निटी और इंटेग्रिटी अभी लोग उसके लिए लड़ते हैं, तो उन्होंने वो मतलब उनसे विड्रॉ करा लिया था वो मेथड। टेक्निकली उनके पास जब वो कर के पब्लिक होने लगे थे, तो आपके कहने से उन्होंने अपने पिछले सिस्टम्स तो नहीं बंद कर दिए ना। और वैसे भी मतलब आप जब किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो और उसका पासपोर्ट नंबर जब वो देख लेते हैं, मतलब वो फीड हो जाता है, तो बात खत्म हो गई डिजिटल ना। है, जब बोर्डिंग पास डिजिटल है तो मतलब कहीं से गुजरा है ना वो किसी ने हाथ से तो नहीं लिखा ना कि ये जी नंबर फ्ला ये आया है। तो जब ये भूल जाए ऐसी बातें, ऐसे टोटके जो आपको बताए, उसको आप बहुत बुरा सा कुछ कह दे, मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ऐसी कोई चीज़ अब उस तरह पॉसिबल नहीं होती। कभी भी झूठ ना बोलें किसी भी जगह पे, जहाँ पे भी, ख़ास तौर पे लीगल डॉक्यूमेंट के लिए, ना कभी झूठ बोले ना कभी झूठ लिखे। वो पुराना सवाल जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि अगर उनको इतना कुछ मेरे बारे में पता है तो वो मेरे से इतना लंबा फॉर्म क्यों फिल करवाते हैं? वो सिर्फ चेक करते, उनके पास तो आपके पासपोर्ट के साथ सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। आपका ख्याल है अमेरिका जब मुझसे पूछता है कि लास्ट 5 टाइम्स तुम अमेरिका आए थे तो उनकी डेट्स और अपना वो टाइम बताओ, तो वो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन ही नहीं पड़ी हुई इस चीज़ की, जहाँ उसके पास मेरी बाकी एक इन्फॉर्मेशन में कौन से गंदे लतीफ़े आज तक पढ़े हैं वो उनके पास पड़ा हुआ है। तो वो सिर्फ आपसे ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि आप कितना ट्रूथफुली उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप वो सिर्फ इस चीज़ को असेस करने का एक और तरीका है, यहाँ मल्टीपल लेवल ऑफ असेसमेंट्स है ना, उसमें से एक ये है कि आप कितने ओपन है अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो हम एक बात कर रहे थे अभी शो शुरू होने से पहले, और वो ये तो हमारा एक तो ये चल रहा है ना बिल्कुल लीगल उस पर। दूसरा ये है कि हम तो जाहिर है किसी को कभी कोई गैर कानूनी काम करने का वैसे भी मशवरा नहीं दे सकते, लेकिन ये जो गैर कानूनी तौर पे लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, आई अंडरस्टैंड कि उनकी ज़िंदगी यहाँ भी आसान नहीं होगी जो वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन एक तो उसमें जो जान का ख़तरा होता है वो तो सबको पता है, उसमें माल का भी बहुत ख़तरा होता है। वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें जो आप मुझे बता रहे थे। हाँ नहीं, मुझे मैक्सिको में ये थोड़ा सा ऐसे कुछ लोगों के साथ सलाम दुआ और फिर जो वहाँ पे काफ़ी सारे, तो मैक्सिको में थोड़ा सा समझ रहे थे, तो जो पाकिस्तानी ज़्यादातर मिले थे, नॉट ऑल ऑफ देम बट ज़्यादातर जो थे वो ऐसे ही थे जो ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और फिर पूरे लैटिन अमेरिका से कई केसेस में हिच हाइक करके या डिफरेंट जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स के कैरावान जाते हैं ना, जो आइलैंड से निकल रहे, उनके साथ शामिल होकर वो बॉर्डर तक आते हैं, फिर वो बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं। यहाँ तक आने के लिए यूजुअली अक्सर ने इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स ली हुई थी, यानी उस दौर में आज से कई साल पहले 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, कि अब वो वहाँ से ना तो अमेरिका जा सक रहे, और मैक्सिको कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप कोई बहुत लूट के कमा लेंगे मिनियल से कामों से। अब तो वो अमेरिका में भी कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन कमिंग बैक इस पे, तो एक साइकिल में फंस जाते हैं ना, तो वो वापस जा सकते हैं क्योंकि दे हैव टू पे बैक, तो वो यहीं पे काम करके सो दे लिविंग, मतलब बहुत दूर रह रहे हैं, मुश्किल में रह रहे हैं, वापस भी नहीं जा सकते, और उन्होंने अपने कर्जे भी वापस करने। बहुत ही ज़्यादा इस बारे में सोचें, बहुत ही ज़्यादा सोचें। जो भी बंदा
किसी को ऐसा मशवरा, अगेन इसमें कोई ऐसी जजमेंट नहीं है, हालात जिस तरह आपने कहा हालात मजबूर करते हैं लोगों को, पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, किसी को भी नहीं आप जज कर सकते इस पर। बट कर्जे उठा के अपनी कोई चीज़ कोलैटरल में रख के पीछे वालों को किसी तरह भी उनको इलीगली जाना बिल्कुल भी wise नहीं है। 98 बेचारे जो हैं वो जान के खतरे, माल के खतरे, जहाँ फंसते हैं उसके इश्यूज। कोई 2 की सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हैं और वो आपको घेर रहे होते हैं, जी फिक्र ही ना करें बस हम आपको, झूठ बोलते हैं लोग, मेजॉरिटी झूठ बोलते हैं, बहुत बुरा फंसाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू लीगल, सारा ये तो इलीगल था जिसको हम बिल्कुल वो करते हैं, मुमानियत मजम्मत सब कुछ, लेकिन एक ये भी वो है एक चीज़ कि जी अगर आपका फर्स्ट वर्ल्ड में कहीं से रिजेक्ट हो जाता है तो 14 दिन के अंदर दोबारा अप्लाई करें तो वो लग जाएगा। अब मसला फिर वही है कि अगर कागजात हालात नहीं तब्दील हुए तो फिर ये 14 दिन वर्क करते हैं। पहली तो बात है, हम उस वक्त से जो सारी बातें कर रहे हैं वो क्या असर आई है ना आखिर में, और थोड़ी सी रैशनलाइज्ड क्या असर आई है कि भाई इस टाइम उनके पास चीज़ें क्या अवेलेबल हैं। मतलब ना तो मुझे पता है कि यूएस वीज़ा पॉलिसी क्या है, ना आपको पता है, और ना ही वो डिस्क्लोज करते। जो ज़्यादातर अगेन अब हम अगर इसको सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में रैशनलाइज करने की कोशिश करें ना, तो अगर तो किसी का 14 दिन में चेंज हुआ है तो उसमें वाहिद लॉजिक जो समझ आती है ना यही हो सकती है कि कोई चीज़ थी जो इतनी न्यूट्रल थी कि वो आखिरी किसी ह्यूमन बीइंग तक आ गई कि वो डिसाइड करे कि ये फ़लाँ चीज़ के लिए इसको जाना चाहिए या नहीं, और आपने 14 दिन बाद किया तो किसी और इंसान के पास पहुंच गई वही एप्लीकेशन और उसका दिल पसीज गया या उसको लगा कि पिछले वाले ने ज़्यादती कर दी थी। ये अगेन चांस ना आपका लेस दैन 10% या लेस दैन 5% में। ये अदरवाइज़ बहुत क्लियरली उनकी लीगल सारे मुल्कों की वीज़ा उस पर लिखा होता है, अगर आपको भी गाइडलाइंस ऑफिशियल गाइडलाइंस पढ़े, कि अनलेस समथिंग चेंजेस अबाउट योर स्टेटस विच इन्वॉल्व्स एसेट्स, ट्रैवल हिस्ट्रीज, रिलेशनशिप स्टेटस, बच्चों का स्टेटस, ये सारी जगह, आपने घर नया ले लिया, आपने कोई ट्रैवलिंग और कर ली, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, वट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि एक चीज़ का वर्सेस, क्योंकि अगेन मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़, बट वो कहते हैं कोई स्टेटस चेंज हो तो फिर दोबारा अप्लाई करें। और ये बिल्कुल वैसे भी है कि रिजेक्ट करते हुए उन्होंने आपको बता दिया कि आपके जो फलाना इनवाइट था उसमें ये मसला है और आपने उसकी जगह एक नया इनवाइट मंगवा लिया, अब कागजात बदल गए ना। हाँ, तो अगर फिर तो बहुत स्पेसिफाई कर दें तो फिर तो दे टेल यू ना कि ये ठीक करके आप दोबारा अप्लाई कर लें, तो वो तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया आप करें। अदरवाइज तो बहुत ही गलत समझा जाता है। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी रिस्की। अगर आप बगैर चेंज किए दूसरी दफ़ा करें तो यूजुअली 3 टाइम्स से तो एक्चुअली बैन हो जाता है, आपको पता है। सो आई थिंक यूएस की पॉलिसी है कि अगर आप तीसरी दफ़ा रिजेक्शन ले लें कंसेक्यूटिव तो आपको 10 साल तक अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होती फिर। तो दे एक्सपेक्ट यू, बिकॉज देखें आप हमेशा इस चीज़ को समझें कि हर प्रोसेस की ना कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट उतनी थोड़ी नहीं होती जितनी थोड़ी आप समझ रहे होते हैं कि आपने वीज़ा फ़ी दे दी तो वो मतलब वो तो पार्टी कर रहे हैं ना आपकी वीज़ा फ़ी के ऊपर, शायद यूके कर रहा हो, उनके पैसों से लगता है कि वो पार्टी कर रहे हैं लेकिन यूके को छोड़ के मेजॉरिटी मुल्क ये नहीं चाहते। वरना अमेरिका क्यों 5 साल का वीज़ा देता है? क्योंकि उसने जो प्रोसेस आपको गुजारा होता है ना, जब आपकी पीछे पूरी स्क्रूटनी उनकी कोई 3-4 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी आपको, वो एक पूरी कॉस्ट है उनकी, उन सब की कॉस्ट को वो करने के लिए कहते हैं यार एक दफ़ा इसको हमने कर लिया, 5 साल तक वी विल ट्रस्ट कि ये हमारा डिसीजन होल्ड करेगा। सो दैट इज़ एक्चुअली कॉस्ट सेविंग ऑन देयर ओन बिहाफ, मतलब अपने लिए वो कर रहे हैं, वो आपको नहीं फैसिलिटेट कर रहे। तो इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि अगर एक दफ़ा रिजेक्ट किया आप अगले दिन ही पहुंच जाएं। आप प्रैक्टिकली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एक प्रोसेस को, वो किसी भी मुल्क के लिए हो, अगेन इसका अमेरिका से नहीं, पाकिस्तान का किसी को वीज़ा अगर मिल रहा नहीं मिल रहा तो देयर इज़ समथिंग ना जिसकी वजह से नहीं मिल रहा, तो वो आइदर फिगर आउट इफ़ यू कैन, और अगर नहीं है ना तो देन लेट समथिंग चेंज बिफोर यू अप्लाई अगेन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अगर वीज़ा आपका लग भी गया है तो मैंने सुना है कि आपको फिर भी जब आप जा रहे हो वहाँ पर जो पासपोर्ट कंट्रोल पे ऑफिसर बैठा हुआ है वो भी वापस भेज सकता है। ये तो सारी दुनिया के लिए वैलिड है ना, हर मुल्क के बाय आई थिंक, अब मुझे नहीं पता इंटरनेशनल लॉ तो इसको किस तरह मैं कहूँ, लेकिन सारी जगहों पे बॉर्डर की जो एजेंसीज होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एम्बेसीज दैट हैव गिवन यू वीज़ा। पहली बात ये है, सो दिस इज़ नॉट अ डिसीजन दैट दे बोथ हैव एग्रीड ऑन। एक ने अपनी स्क्रूटनी करके मुल्क की पॉलिसीज़ के तहत आपको
अलाउंस दे दिया है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक इस पॉलिसीज़ के तहत रह सकते हैं, गिवन कि आपको बॉर्डर वाले जा लेने दें। सो बॉर्डर वाले, जो भी बॉर्डर फोर्स होती है, उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है, उस इमिग्रेशन ऑफिसर के पास फाइनल अथॉरिटी थी, उसके पास एक्चुअली उसकी अथॉरिटी ओवर रूल कर रही होती है यूजुअली वीज़ा की अथॉरिटी को। तो लीगली इट इज़ अलाउड टू देम कि वो आपका वीज़ा ही पूरा कैंसिल कर दें वहाँ खड़े खड़े। इफ़ दे फील इट दे कैन डू इट। इट यूजुअली अनलेस इट इज़, मतलब अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो ज़रूर कर दे, क्योंकि हो सकता है कोई यूएस सिटीजन ज़्यादा बेहतर जानता हो। आई थिंक यू कैन नॉट लीगली चैलेंज इट। बिल्कुल ठीक है। इसमें बस मैं ये ऐड कर दूं कि वैसे तो मैं मेरा मकसद डराना नहीं था। यूजुअली कैंसिल जो होता है सिर्फ जो बहुत रेयर ओकेजन वहाँ आपकी बदतमीज़ी करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ। उसके अलावा चांस नहीं है कि कोई बैठ के आपको वीज़ा कैंसिल करता है। अलबत्ता डिपोर्ट आप काफ़ी कॉमनली चांस होता है कई ममालिक में, जो एक का तो मैं आपको ऑफिशियली बता सकता हूँ ताकि अगर किसी की उसकी वजह से बचत हो जाए तो वो हो जाए। मैक्सिको का आपके पास वीज़ा भी हो लेकिन आपके पास यूएस वीज़ा ना हो तो ना जाए, ना रिस्क लें, बहुत दूर है। कोई अगेन प्रैक्टिकली वो हर बंदे, ऐसे बंदे को, पाकिस्तानी को वो वापस भेज देते हैं। यार ये एक अजीब सी बात है कि एम्बेसी उनकी हमेशा वीज़ा दे देती है और बॉर्डर फोर्स जो है उनकी इमिग्रेशन जो है ना वो कर सकती है। बड़े बड़े लोगों को, और बड़े लेजिटिमेट केसेस थे जिनको वो वापस भेज देते थे वहाँ से। तो इस केस में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये सिर्फ मैक्सिको नहीं कई और ममालिक में भी अक्सर होता है, डिपोर्टेशन होती है। डिपोर्टेशन में अगर आपको कहीं भी लगे कि आपके साथ कोई बदतमीज़ी या ज़्यादती वाले मोड में जाने लगा है तो आपके पास ये लीगल राइट इंटरनेशनली है कि आप कह सकते हैं कि मेरी एम्बेसी से या मेरी कॉन्सुलेट से मेरी बात कराएं। सो एक कौंसल का लीगल, इसे वो नहीं चेंज हो सकता। दूसरा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लें कि आपकी एम्बेसी की ना किसी भी मुल्क में कोई मैंडेट नहीं होता उसके पास। सो अगर बॉर्डर फोर्स ने गलत भी तय कर लिया है कि आपको वापस जाना चाहिए, आपकी एम्बेसी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम वो आपके घर इन्फॉर्म कर सकती है। वो आपके घर इन्फॉर्म कर सकती है, आपके खाने का पूछ सकती है, खाना पहुंचा सकती है। अगर कोई ट्रांसलेशन के इश्यूज़ हैं तो वो ट्रांसलेशन के इश्यूज़ में भी हेल्प कर सकती है। कई केसेस में, ऐसी केसेस में होता है कि वो इमिग्रेशन खुद कॉल कर लेती है एम्बेसी को कि जी इसका मामला हमें समझ नहीं आ रहा, तो देन देयर इज़ अ स्पेस कि जहाँ पे वो बुला के फिर कोई ऑफिसर या कोई स्टाफ मेंबर आपकी एम्बेसी से उनको हेल्प करता है और वो उस पर वो फाइनल डिसीजन ले लें। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ लीगल राइट जिसमें वो आपका कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन घर तक पहुंचा सकते हैं। इसमें कई दफ़ा ये होता है कि लोग बड़े हो जाते हैं कि जी एम्बेसी ने सपोर्ट नहीं किया। एम्बेसी कर कुछ नहीं सकती इसके अलावा, वो फैसला बदलवाने का उसका कोई राइट नहीं है। वो हमेशा एक जनरल, मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि जनरली वो हमेशा एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर देती है ऐसे केसेस में। वो प्रोटेस्ट लॉन्च हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो आगे गवर्नमेंट की मर्जी है कि उस प्रोटेस्ट पे कुछ करे या ना करे। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये कर देती हैं अक्सर एम्बेसीज। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मुल्क है वो अपने ऑफिसर के पीछे खड़ा होता है हमेशा, ऑलमोस्ट क्या, हमेशा। ये आप ज्यूम ही ना करें कि सो इवन पाकिस्तान में भी किसी एम्बेसी के पास ये पावर नहीं है कि वो पाकिस्तानी की बॉर्डर फोर्स को किसी भी तरह कायल कर सके कि अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि इसने नहीं आना तो इवन अमेरिकन हो या कोई भी हो, दिस इज़ अ इंटरनेशनल लाइक रूल के जिसके तहत ये काम होता है। अच्छा, एक और पीछे वाला सवाल रह गया कि बात ये है कि अगर आपके पास लोकल जिस मुल्क में आप रहते हो, नेटिव मुल्क में अगर आप पे FIR हुई हुई है, कोई केस चल रहा है, उसका अगर उनको पता है, अगर आपका मेल जो कुछ ऐसे लोगों से है जो कि अच्छे लोग नहीं है, उसका उनको पता है, तो इतना कुछ पता अगर उनको है तो फिर सोशल मीडिया जो आपका है वो भी उनको नज़र आता होगा। हाँ, अगेन इस पे वही वाली चीज़ आ जाती है ना कि देखें ये ना बहुत ह्यूमंगस स्टेट है, इतना ह्यूमंगस स्टेट है कि यू कैन नॉट इवन एज्यूम कि वो सेफ भी कर रहे हो सारा का सारा अपने पास। तो ये यूजुअली प्रोसेस होता है सिर्फ। जब प्रोसेस होता है तो उसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली होता है तो जो करंट हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो उस पर आप अगर व्हाट वुड हैपन, आप अगर नॉर्मल उन्हें फील होगा ना आपकी प्रोफाइल में कुछ, सो लेट्स से आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप रिलीजियस हैं, आप हदीसें, आयतें और वो चीज़ें पोस्ट करते हैं, बिल्कुल कीजिए, आपका राइट है। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आप लिबरल हैं, आप दूसरी अपने आइडियाज़ पोस्ट करते हैं, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता।
फ़र्क पड़ता है जहाँ उन्हें, अगेन उन्हें नहीं, अब मैं कहूँगा कि जहाँ जो पीछे सिस्टम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, उनको उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी नज़र आए। नहीं, अगर आप यानी आपने चीज़ें डिलीट कर दी, उसकी वजह से वो पैटर्न समहाउ फ्लैग हो गया कि दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पैटर्न, कुछ हुआ है। या अगर आपकी पोस्ट में इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, हाँ, वो कुछ चीज़ें तो बहुत ही सीधी सीधी सी है ना। अगर आपकी पोस्ट में इंसाइटमेंट टू वायलेंस है तो फिर तो पहले ही फेसबुक ने कहीं ना कहीं अगर उसको सिग्नल लिया है उस चीज़ का, तो वो सिग्नल तो आप यकीन मान लेना कि फेसबुक से तो वो चीज़ हुकूमत तक जा चुकी हुई है। ट्विटर पे ऐसी कोई हरकत की है तो ये तो जो तो क्लियर वायलेशन है ना, वही जिस तरह आपने कहा ना, चाइल्ड पॉर्न के साथ आप अटैच्ड हैं, अगर आपने सर्च भी किया हुआ है तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि उसके बेस पे आप कहीं ना कहीं, अगेन आई कैन नॉट मेक क्लेम्स, ये देखें वही बार बार हम यही डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि दोनों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि हमें कोई पॉलिसी किसी एम्बेसी से भी नहीं, हाँ, और किसी मुल्क की सरकार से भी नहीं। हाँ, तो ये, लेकिन ये है कि जनरली इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि ये कैसे चलता होगा। तो वो तो बहुत वो आपने शुरू में कहा ना कि वो बहुत एक्सेप्शनल से केसेस होते हैं, मोस्टली लोग उसमें फॉल नहीं करते। जो लोग फॉल करते हैं हाँ वो ये ज़रूर करते हैं, कोई बहुत रिलीजियस है, कोई मॉडरेट रिलीजियस है, कोई ए रिलीजियस है, कोई इस तरह का पॉलिटिकल है, कोई इस तरह का, यूजुअली उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट अनलेस मतलब आप टेररिस्ट हैं तो फिर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आपकी पोस्ट से, अदरवाइज बी योरसेल्फ। तो वो कोई इतना नहीं ज़्यादा चेंज ना करें, एंड वीज़ा के टाइम पे ख़ास तौर पे चेंज ना करें। एक बहुत सिंपल चीज़ है, इंटरनेट जनरली आर्काइव हो रहा होता है डिफरेंट सिस्टम्स से, गूगल कर रहा होता है और बहुत सारे कर रहे होते हैं। कैशेज़ आप एक्चुअली पुराने डिलीटेड पेजेस दोबारा निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं एज ए यूज़र बहुत सारे केसेस में। तो जस्ट इमेजिन कि आपने अगर कोई चीज़ आज अपनी तरफ से डिलीट करके कल पहुंच गए वीज़ा लेने, तो ये ना ज़्यूम करें कि वो डिलीट हो गई। ठीक है। सो इसका जो कंक्लूजन अगर हम निकालने पे आए तो मतलब वो जाहिर है, एक तो ये है कि जी आप बहुत ज़्यादा लाइक हो जाएं तो फिर शायद मतलब आसानी है, लेकिन ये है कि वो सबके लिए शायद आसान नहीं है बहुत ज़्यादा लाइक होना। क्या पता नहीं, कंक्लूजन से पहले ही मेरे ख्याल है इस पे थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए। आई थिंक सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ना उनकी तारीफ में ना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म में किसी भी मुल्क की। अगेन वो उनके अपने इंसेंटिव्स हैं जिस वजह से वो इमिग्रेशन अलाउ करते हैं, हमारे अपने इंसेंटिव्स हैं जिस वजह से हम इमिग्रेट होने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, सो इस पर कोई जजमेंट नहीं किसी भी साइड पे। उन्होंने प्रोसेस बनाए हुए हैं मोस्टली, और उसकी सर्टन प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी उन्होंने दी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पाउस हैं किसी सिटीज़न के, तो आपने अब एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू ही उस मुल्क पहुंचना है। आप उसको ये नहीं कर सकते जो अक्सर लोग, अगेन ये वही पहले जो होता था कि जी विज़िट ले लें और वहाँ जा। सो होता क्या है कि यूजुअली अक्सर ममालिक में अगर आप विज़िट ले के पहुँच जाए ना, तो वहाँ बहुत सारे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके तहत आप उनका स्क्रूटनी का प्रोसेस बाईपास करके वहीं पे, अब चूँकि सिटीज़न के स्पाउस है ना, तो आपके कुछ राइट्स बन जाते हैं। तो वो ओवरऑल डिक्लेयर मतलब डिनाई नहीं कर सकते आपको ना। पहुंचते साथ वकील कराया, आपने एक्सटेंड करा लिया, थोड़ा इलीगल ठहर लिया, लेकिन इवेंचुअली आपका किसी कोर्ट ने आपको दे दिया। बट वो जो बाकी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी जिसका काम था ये कि आपने उससे गुजरना था, आपने उनको बाईपास कर दिया। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ है। असल प्रॉब्लम यही है, वरना कुछ तो सिक्योरिटी के वजह से रिजेक्ट होते हैं, वो बहुत थोड़े होते होंगे। आई एम श्योर मेजॉरिटी का यही है कि देयर आर चैनल्स फॉर प्रैक्टिकली, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, जितना आपने भी कहा ना, इंटेलिजेंस वाली भी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं अक्सर ममालिक में, एक्सेप्शनल लोगों की। वो यूजुअली आप फिर देख सकते हैं जाके कि वो कैसे होती हैं, मीडिया से ताल्लुक़ होता है या रिसर्च पब्लिश्ड पेपर्स और इस तरह की चीज़ों से ताल्लुक़ होता है। वरना हर कैटेगरी में ब्लू कॉलर से लेके वाइट कॉलर से लेके हाईली स्किल्ड तक उन्होंने डिफरेंट बनाए होते हैं। आपको स्ट्रॉबेरी पिकर्स भी चाहिए होते हैं, आपको लेबर भी चाहिए होती है, आपको नर्सेज, आपको शेफ्स, आपको इंजीनियर्स, सॉरी आपके पास क्लासेस के ना कोई पैटर्न्स हैं। अगर आप यंग हैं, अनमैरिड हैं, अभी स्टूडेंट्स ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको कोई भी विजिट वीज़ा नहीं देगा। ठीक है, सो ना कोशिश करें, ना फजूल में वो लें, अनलेस आप फैमिली के साथ कहीं विजिट पे गए हों। वो हो जाता है अगर पूरी फैमिली ही जा रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स वो दिखा लेते हैं तो वो कई हो जाता है। लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल विजिट वीज़ा मांगते हैं ना, तो मोस्टली नहीं देते। उससे उसकी बजाय दे एक्सपेक्ट यू टू, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई डोंट नो न्यूजीलैंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में आप पढ़ने चले जाएँ। उन्होंने एक पूरा पाथवे दिया हुआ है कि आप सिर्फ 1 साल की कुछ फ़ीस, सिर्फ प्रैक्टिकली पहले सेमेस्टर की फ़ीस लेके पहुंच जाए, सिर्फ कि दाखिला लें, पहले सेमेस्टर की फ़ी ले जाएं
और बाकी वो इवन आपको काम भी करने देते हैं पार्ट टाइम, और आप अपनी स्टडीज़ अपनी लिविंग भी वहाँ से किसी ना किसी हद तक पूरा करो। ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं लोग, कई लोग 2-2 3-3 साल में वहाँ। उसके बाद ये सारे ममालिक आपको लीगली वहाँ पे जॉब ढूंढने का भी देते हैं, अनलेस आप कोई स्पेसिफिक वीज़ा कैटेगरी में गए हैं जो आपको एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड फुलब्राइट जिस तरह हाँ रिक्वायर करती है कि वापस आके 2 साल सर्व करना है। वो बहुत रेयर ऐसे केसेस हैं। मोस्टली केसेस में अगर आप सेल्फ फंडेड जा रहे हैं या आप नॉर्मल स्कॉलरशिप्स पे जा रहे हैं, यूएस देता है, कनाडा देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, वो बेसिकली पाथवे टू दिस है कि यार हमने तुम्हें पढ़ा लिया, तुमने हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली है, हमारे कल्चर से तुम एक्सपोज हो चुके हुए हो, किसी हद तक हमने तुम्हें स्क्रूटनाइज भी कर लिया है, ये लो 1-2 साल है, अगर तुम कहीं जॉब ले लेते हो ना तो हमारी तरफ से रह लो। ये एक बड़ा सिंपल है स्केल, और ये आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप अपने बच्चों को भी इस पाथ से बहुत ईजीली भेज सकते हैं। इसमें कोई बहुत है ही नहीं, कोई ख़ास इसमें कोई ख़ास रिजेक्शंस नहीं आती हैं। अगर आपने दाखिला ले लिया है ना, वीज़ा दे देते हैं वो आपको, और इससे जाएं। इसी तरह अगर आप स्पाउस है ना, तो स्पाउस की उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, वो आप अप्लाई करें, आप उससे जाएं। ऊपर लग जाए लेकिन हाँ, आप सीधे रास्ते से जाएं, आप पंगा ना लें कि जिसकी वजह से आप, वो जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था ना कि कहीं आपके पासपोर्ट पे डिपोर्टेड विद प्रेजुडिस या आपका वीज़ा कैंसिल्ड विद प्रेजुडिस ना लिखा आ जाए, वो आ गया ना, फिर लंबी गेम है, फिर बहुत लंबी गेम है। आपको बहुत सालों तक का सीधा बैन लग सकता है कि आपने जाने नहीं देना आपको। बिल्कुल। वो अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो बहुत दफ़ा जा चुके हैं किसी भी मुल्क में, वो भी जब वीज़ा वो इंटरव्यू वेवर के लिए अप्लाई करते हैं, अमूमन तो हो जाता है, लेकिन अगर स्टेटस उनका बदला है, शादी हो गई है, तो अक्सर एम्बेसी कहती है कि एक दफ़ा आके ज़रा मिल लें। वो चाहे 5 मिनट का इंटरव्यू हो, लेकिन उनका फिर वही होता है कि यार आप बच्चा पैदा करने तो नहीं जा रहे। अच्छा, सो उसमें भी यही है कि अगर आप इतने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आगे जाके बच्चों के भी लग जाएंगे। ये वाली 2 नंबरी बेशक ना करें क्योंकि इसके थ्रू लोग पहले बच्चे की सिटीजनशिप के लिए फिर दो करते हैं, फिर उसके थ्रू अपनी लेने की, उसमें उतना ही टाइम लग रहा होता है, और यूजुअली आपके पास लीगल स्टेटस नहीं होता। इट इज़ वेरी कॉस्टली। मुझे मतलब उसकी कभी इक्वेशन बहुत क्लियरली नहीं समझ आई, क्योंकि बच्चा पैदा कराना अमेरिका जाके इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर, फिर उसकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट? तो अनलेस यू आर अर्निंग देयर, तो पाकिस्तान की अर्निंग्स पे यूएस में सस्टेन करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। सो अगेन सिस्टम समझना जरूरी है। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना कि अगर आप वाकई इमिग्रेट करना चाहते हैं किसी भी स्किल, तो एक तो ये कि स्किल अप करें अपने आप को। वो स्किल एक शेफ़ होने का भी हो सकता है, वो स्किल एक नर्स बनने का भी हो सकता है, और वो स्किल मतलब एक मैकेनिक होने का भी हो सकता है। आपको लेजिटिमेट लोग मिल जाएंगे जो आपको वो बता देंगे कि कौन सा स्किल करके किस तरह उसको रिकग्नाइज करवा के आप जा सकते हैं। सही पाथ्स यूज़ करें। हाँ, सो क्योंकि उसमें ये है कि आपने अगर इस तरह से अपने बच्चे को नेशनलिटी ले दी है, तो बच्चा तो शायद चलो उसकी ज़िंदगी तो ठीक है, लेकिन दोबारा आप पे वो शक करेंगे जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे कि यार आपने ये क्यों किया, आप अपने मुल्क में कर लेते हैं। हाँ, मतलब अगेन नो जजमेंट्स। मैं कोशिश पूरी है मेरी कि मैं इसमें जजमेंट ज़्यादा उसको रैशनली रखें कि हम यही कह रहे हैं कि सेम गोल शायद और तरीक़ों से भी अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर रखें। और अब ये थोड़ी सी कलेक्टिव रैशनलिज्म है, थोड़ी सी मुश्किल होती है इंडिविजुअल लेवल पे समझाने की, कि जब आप वीज़ा लेके कहीं चले जाते हैं ना, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखा करें कि आप ना काइंड ऑफ एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं यूजुअली पैट्रियाटिक बातें नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल वो बैगेज हर जगह होना चाहिए, बट आप अपने लिए भी मुश्किल कर रहे होते हैं। आप जैसा टर्की की मशहूर हुआ था, थोड़ा सा आपको पता होगा, बहुत अफसोसनाक बात है। अगर आप अपने साथ किसी पाकिस्तानी को करता देखें ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब पोलाइटली ज़रूर कहें कि यार देखो, इस वजह से एक पूरे मुल्क के लिए मुश्किल पैदा करना है का तो कोई जवाब नहीं बनता। तो थोड़ा सा ये एक मेरी बस एडिड, जिसे कहते हैं, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इसका ज़रूर ध्यान रखा करें कि वो एक स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली रिकग्नाइज होते हैं एज अ नेशनैलिटी, और उसकी बेस पे फिर पूरी नेशनैलिटी जज होती है। देखिए, बिल्कुल उसी की वजह से हम अक्सर सुनते हैं हमारे कई एथलीट्स के वीज़ा नहीं लग पाते क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता है। तो आपकी वजह से उनके वीज़ाज़ ना रुकें, और चलें वो तो आपके रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, समझ में आता है, मेरे भी नहीं हैं, लेकिन अगर हम में से कोई बाहर जाएगा तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हमारे घर वाले आएँ। तो अगर हम उन्हीं के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, तो वो कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो पता नहीं आपको कुछ सीखने का मौका मिला कि नहीं मिला। हमारा ये कभी दावा ही नहीं था। हम बैठ के गप लगा रहे थे,
तो होपफुली यू enjoyed द शो। मिलते हैं अगले हफ्ते। तो हाफिज़।